एक स्कूल टीचर, एक खौफनाक बारिश वाली रात और एक रहस्यमय मर्डर। जब डर और साजिश की हदें पार होने लगती हैं, तब सच्चाई और पागलपन के बीच की दीवारें टूट जाती हैं। क्या कैस वाकई में हेलुसिनेट कर रही है या कोई उसकी जिंदगी से खेल रहा है? आइए जानते हैं एक रोमांचक और सस्पेंस से भरी इस कहानी में, जहां हर मोड़ पर छिपा है एक चौंकाने वाला राज। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लैक वाटर लेन। फिल्म की शुरुआत में हमें कैस नाम की एक स्कूल टीचर दिखाई जाती है। एक दिन जब उसकी क्लास खत्म होती है तो वो हमेशा की तरह घर के लिए निकलती है, लेकिन इस बार रास्ते में मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में अंधेरा छा जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कैस अपनी कार में बैठकर अकेले घर की ओर बढ़ती है। उसका घर स्कूल से काफी दूर एक सुनसान जंगल वाले रास्ते पर था। जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ती है, उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जो सड़क के किनारे खड़ी होती है। उस कार में एक औरत चुपचाप बैठी होती है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, ना ही कोई हलचल कर रही थी। ये देखकर कैस को अजीब सा डर लगता है। वो थोड़ी देर उस औरत को देखती है, लेकिन डर की वजह से वहाँ रुकने के बजाय सीधा अपनी कार आगे बढ़ा देती है। वो ना तो उस औरत से बात करती है और ना ही पुलिस को कॉल करती है, क्योंकि वो खुद डरी हुई थी। अगली सुबह जब कैस घर पर होती है तो उसका पति मैट उसको बताता है कि उनके घर के पास एक औरत की हत्या हो गई है। ये सुनकर कैस चौंक जाती है और तुरंत उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। जब उसे उस औरत की तस्वीर दिखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही औरत थी जिसे उसने पिछली रात कार में देखा था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कैस अपनी बचपन की दोस्त रेशल से मिलती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि 2 साल पहले कैस की माँ की मौत हो गई थी और अभी तक वो उस सदमे से पूरी तरह उभर नहीं पाई है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों एक साथ शॉपिंग करने जाती हैं, क्योंकि उसी शाम उन्हें एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। शॉपिंग खत्म करने के बाद जब कैस अकेले घर लौटती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसको देख रहा हो। हालांकि वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और सीधा घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है, उसकी नजर खिड़की के बाहर एक अजनबी आदमी पर पड़ती है, जो बिना पलक झपकाए उसको घूर रहा होता है। ये देखकर कैस बुरी तरह डर जाती है। उसी वक्त पीछे से मैट आता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या देख रही है। कैस उसको बताती है कि एक आदमी खिड़की के बाहर खड़ा है और उसको लगातार देख रहा है। लेकिन जब मैट खिड़की से बाहर झांकता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो कैसे कहता है कि शायद वो थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रही है और उसको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। लेकिन कैस तो अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि उसने सच में उस आदमी को देखा था। इसके बावजूद मैट उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। शाम को दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर रेशल और कैस फिर से उसी मर्डर के बारे में बात करती है। रेशल बताती है कि मारी गई औरत वही थी जो उनके और मैट के ऑफिस में काम करती थी। ये सुनकर कैस और भी बेचैन हो जाती है। पार्टी से लौटते वक्त रास्ते में कैस परेशान रहती है। घर पहुंचने के बाद वो और मैट फिर से उसी हत्या के बारे में चर्चा करते हैं। डर और बेचैनी के कारण कैस मैट से कहती है कि क्यों ना हम अपने पूरे घर में एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवा लें, ताकि अगर कुछ भी अजीब होता है तो हमको तुरंत पता चल सके। मैट को भी कैस की सिक्योरिटी सिस्टम वाली बात सही लगती है, इसीलिए वो तुरंत उठकर घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है, ताकि कैस थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सके। उसी वक्त जब मैट बाहर होता है तो कैस के मोबाइल पर एक अजीब फोन कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती है। ये साफ था कि ये कॉल किसी तरह की धमकी देने वाला था, जिससे कैस और ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह जब कैस टीवी देख रही होती है तो उस मर्डर की खबर भी न्यूज में दिखाई जाती है। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। तभी अचानक उसको लगता है कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है। वो बाहर जाकर चेक करती है, जहाँ होता तो कोई नहीं है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि एक परछाई उसके पीछे से गुजरी है। थोड़ी देर बाद फिर से उसे उसी नंबर से फोन आता है और इस बार भी कॉल रिसीव करने पर दूसरी ओर से कोई बात नहीं होती है। इन सब के बीच एक लड़का कैस के घर आता है। डरते हुए जब कैस दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि वो अलार्म सिस्टम कंपनी से आया है, उसी कंपनी से जिससे मैट ने सुरक्षा के लिए अलार्म लगवाने की बात की थी। इसके बाद कैस खुद उस जगह पर जाती है जहाँ पर मर्डर हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे फूल रखे हुए थे और एक लोमड़ी भी वहाँ पर मौजूद थी। ये देखकर तो कैस घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने घर लौट आती है। लेकिन उसने वहाँ पर एक बाली चुपके से उठा ली थी, जिसे वो अपने घर ले जाकर रख देती है। उसी रात जब कैस नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसको अजीब अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा हो। घबरा कर वो तुरंत बाथरूम से बाहर निकलती है और मैट को फोन करती है।
वो बताती है कि उसको लग रहा है कि कोई उसके घर में घुस आया है। कैस अभी मैट से बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है तो सामने कुछ पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं जो पास में हुए मर्डर की जांच करने आई थी। वो कैस से पूछते हैं कि क्या मर्डर के बाद उसने वो कार वहाँ पर देखी थी। डरते हुए कैस कहती है, हाँ मैंने वो कार देखी थी, लेकिन मुझको पता नहीं था कि उस औरत की मौत हो गई है। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए पुलिस को कॉल नहीं कर पाई। मैट भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है। जब पुलिस चली जाती है तो मैट कैस से पूछता है, तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उस रात वहाँ से गुजरी थी। कैस जवाब देती है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि उस रास्ते से मत जाना। मुझे लगा था अगर मैंने बताया तो तुम नाराज हो जाओगे। अब अगली सुबह फिर से कैस को उसी अनजान नंबर से कॉल आता है और इस बार भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। इसी बीच एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। जब कैस बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि उसका एक स्टूडेंट उसकी किताब लौटाने आया है। इसके बाद कैस तैयार होती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। हालांकि आज स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन फिर भी कैस स्कूल इसलिए गई क्योंकि उसको एक मीटिंग अटेंड करनी थी। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी टीचर मौजूद नहीं होता है। तभी स्कूल का कोच आता है और उससे पूछता है कि तुम आज यहाँ पर क्यों आई हो। कैस कहती है कि आज स्कूल में मीटिंग थी, लेकिन कोई भी टीचर नहीं आया। ये सुनकर कोच हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आज तो कोई मीटिंग नहीं थी। ये सुनते ही कैस भी परेशान हो जाती है और वहाँ से निकलकर घर के लिए रवाना हो जाती है। जब कैस अपनी कार में घर लौट रही होती है तो हमको दिखाया जाता है कि वही कोच थोड़े अजीब अंदाज में कैस को देख रहा होता है। अब कैस पूरा दिन घर पर ही होती है। तभी उसे मैट का फोन आता है। मैट कहता है कि आज वो ऑफिस से थोड़ी देर से घर आएगा। कैस ये सुनकर फोन रख देती है। फोन रखने के थोड़ी देर बाद कैस के घर में एक बार फिर अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वो इस आवाज की जांच करने जाती है तो देखती है कि उसका पूरा कमरा प्लास्टिक की अजीब सी शीट से ढका हुआ है और उस शीट के पीछे किसी की परछाई नजर आ रही है। अब जैसे ही कैस उस परछाई के पास जाती है, अचानक से वो प्लास्टिक की शीट उस पर लिपट जाती है। वो सांस भी नहीं ले पा रही होती है। बहुत कोशिशों के बाद किसी तरह वो खुद को उस शीट से बाहर निकाल पाती है। उसी वक्त फिर से उसके फोन पर उसी अनजान नंबर से कॉल आता है और हमेशा की तरह इस बार भी दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती है। अब कैस बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। वो डरी सहमी अपने कमरे में सो जाती है, लेकिन रात के बीच में कोई उसे उसके नाम से पुकार कर उठा देता है। जैसे ही कैस उठती है उसके कमरे का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता और तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जबकि उसकी माँ की मौत तो 2 साल पहले ही हो गई थी। कैस जब उस आवाज के पीछे जाती है तो उसे अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। वो बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागती है। आत्मा भी उसका पीछा करती है, लेकिन जब कैस बाथरूम में जाती है तो वो आत्मा उसके पीछे वहाँ तक नहीं आती है। इसके बाद कैस को अपने कमरे में कई चीजों के गिरने और टूटने की आवाज सुनाई देती है। अब वो डर के मारे पुलिस को फोन कर देती है। वो ही अफसर जो मर्डर की जांच कर रहे थे जल्द ही उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिलती है। जब कैस उसे बताती है कि उसके कमरे से चीजें गिरने की आवाज आ रही थी तो वो ऑफिसर कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। कैस की हालत देखकर अफसर अब कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। वो किसी को फोन करते हैं और जो बात सामने आती है वो चौंकाने वाली होती है। असल में 2 साल पहले कैस को मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब अफसरों को कैस पर शक होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद कैस की मानसिक हालत अब ठीक नहीं है और हो सकता है कि मर्डर के पीछे भी उसी का हाथ हो। जब कोई भी कैस की बातों पर यकीन नहीं करता है तो वो अपने एकमात्र भरोसेमंद इंसान अपने कोच से मिलने जाती है। कोच उसकी बातें ध्यान से सुनता है और कैस उसे सब कुछ बताती है। कोच उससे पूछता है कि तुम्हें किस पर शक है, जिस पर कैस कहती है कि मुझको लगता है वो लड़का जो काफी समय से मेरा पीछा कर रहा है वही हो सकता है जो मेरे घर पर आया होगा। वो कहता था कि मैं उसको पसंद हूँ, लेकिन जब मैंने उसको मना कर दिया तो शायद वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। रात में हम देखते हैं कि कैस और मैट एक साथ होते हैं। उनकी बातचीत से हमको पता चलता है कि जब कैस की माँ की मौत हुई थी तब से कैस बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। कैसे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए वो दवाइयों का सहारा लेती थी, लेकिन उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण उसे भ्रम यानी कि हेलुसिनेशन होने लगा था। मतलब चीजें जो असल में होती नहीं थी वो उसको दिखाई दे रही थी। मैट कहता है कि मुझको लगता है कि आज भी तुम्हें वही भ्रम हुआ है, लेकिन कैस साफ कहती है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं था। मैं पूरी तरह से यकीन से कह सकती हूँ कि आज कोई हमारे घर में आया था। तभी मैट उसको बताता है कि एक अलार्म टेक्नीशियन घर आया था और तुमने ही अलार्म इंस्टॉल कराने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
ये बात सुनकर कैस हैरान रह जाती है क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैट अब इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करता है क्योंकि वो जानता था कि कैस पहले से ही बहुत तनाव में है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अब रात के बीच में कैस की नींद खुलती है। वो चुपचाप मैट का बैग खोलती है और उसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालती है। जब वो पेपर्स को देखती है तो वाकई में उस पर उसका साइन होता है। अब खुद कैस को अपनी दिमागी हालत पर शक होने लगता है। अगले दिन सुबह मैट बहुत खुश भी होता है और थोड़ा नाराज भी क्योंकि उसको पता चल गया था कि कैस प्रेग्नेंट है। वो पूछता है, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? लेकिन कैस जवाब देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये बात बताने का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर मैट चुप हो जाता है और कहता है, शायद तुम भूल गई हो, जैसे तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर याद नहीं रहा। वो कैस को लेकर अस्पताल जाता है जहाँ जांच के बाद डॉक्टर भी यही कहते हैं कि कैस प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर उसे दिमागी हालत को बेहतर करने की दवाइयाँ देते हैं। घर लौटते समय कैस अंदर से नाराज होती है क्योंकि मैट ने डॉक्टर के सामने उसकी मानसिक स्थिति को कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से बताया था। रात को जब कैस घर पर टीवी देख रही होती है तभी उसे फिर से भ्रम होने लगता है। टीवी स्क्रीन पर उसे अपनी माँ की परछाई दिखती है और टेबल पर उसे खून से सना चाकू दिखाई देता है। डर के मारे वो जोर जोर से मैट को आवाज लगाती है। मैट आता है लेकिन वहाँ पर कोई चाकू नहीं होता। अब मैट इन सब बातों से परेशान हो चुका था। वो गुस्से में कहता है, जाओ डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो खा लो। अगली सुबह कैस एक बच्चे की रोने की आवाज से उठती है जबकि घर में तो कोई भी बच्चा था ही नहीं। वो बाहर जाकर देखती है तो उसको एक सफेद कपड़े में कुछ लिपटा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो कपड़ा खोलती है उसमें एक मरे हुए कौवे की लाश होती है। ये सब देखकर कैस और भी ज्यादा डर जाती है। अब वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। जो कुछ वो देख रही थी, जो महसूस कर रही थी, उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उसी गुस्से और मायूसी में वो डॉक्टर की दी हुई सारी दवाइयां एक साथ खा लेती है और ओवरडोज के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब कैस होश में लौटती है तब घर की लाइट बार बार जल और बंद हो रही होती है। फिर अचानक उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर एक महिला पुलिस अफसर खड़ी होती है जो मर्डर की जांच कर रही होती है। कैस उसे घर के अंदर बुला लेती है और अपने बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी माँ की मौत के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई थी और आज भी उसे चीजें दिखाई देती है जो असल में होती ही नहीं है। फिर कैस उसे वही झुमका दिखाती है जो उसने मर्डर साइट से चुपचाप लाकर रख लिया था। इसके बाद अफसर उसके और मैट के रिश्ते के बारे में पूछती है जिस पर कैस कहती है कि उनके बीच तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अफसर बताती है कि किसी ने शिकायत की है कैस का अपने कलीग के साथ अफेयर है। कैस इस पर साफ साफ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और उसका साथी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जब मैट घर लौटता है तो उसको पता चलता है कि कैस ने पुलिस ऑफिसर को झुमका दे दिया है, जिस पर वो बहुत नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझको क्यों नहीं बताया, अब तो मुझसे बहुत कुछ छिपाने लगी हो। कैस कहती है, मैं कुछ भी छिपा नहीं रही हूँ, मुझे बस याद नहीं रहा और तुम जानते हो मैं इन दिनों कितनी चीजें भूल रही हूँ। कुछ दिन बाद कैस घर पर होती है, तभी उसे सिक्योरिटी अलार्म कंपनी से फोन आता है। बात करते वक्त उसको पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के कागजों पर साइन मैट ने किए थे क्योंकि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस दिन तो कैस घर पर थी ही नहीं। अब कैस को शक होने लगता है कि मैट ने उसे झूठ क्यों बोला, क्यों उस पर ये इल्जाम लगाया कि उसने खुद साइन किया था। इतना सब जानकर कैस को लगने लगता है कि शायद मैट का किसी और के साथ अफेयर है। इस शक को लेकर वो अपनी दोस्त से बात करती है और फिर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मैट का पीछा करने के लिए कहती है। साथ ही में कैस को अपनी दोस्त रेशल पर भी शक होता है, शायद रेशल और मैट के बीच कुछ चल रहा है। इसीलिए वो चुपके से रेशल का मोबाइल चुरा लेती है। जब कैस उस मोबाइल में मैसेज पढ़ती है तो वो दंग रह जाती है क्योंकि उनमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उसे अंदर तक झकझोर देती हैं। रेशल के मोबाइल में मौजूद सारे मैसेज उस मर्डर केस से जुड़े हुए थे। इन्हें देखकर कैस को यकीन हो गया था कि उसका शक बिल्कुल सही था। रेशल और मैट के बीच अफेयर चल रहा था और उनकी एक कलीग को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। एक रात दोनों ने मिलकर उसे मैट के घर पर बुलाया और रास्ते में ही उसको पकड़कर मार डाला। कैस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना पति इस साजिश में शामिल हो सकता है। सारी बातें जानने के बाद कैस रेशल के फोन से उसी अनजान नंबर पर कॉल करती है जिससे उसको रोज धमकी भरे फोन आते थे। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है दूसरी ओर से मैट फोन उठाता है। अब कैस को साफ समझ आ गया था कि वो डराने वाले कॉल्स भी उसका पति मैट ही कर रहा था। इस सच्चाई से वो पूरी तरह टूट जाती है। इस सदमे से निकलने के लिए वो एक बार फिर से डिप्रेशन की दवाइयों का ओवरडोज ले लेती है और जब ये भी काफी नहीं लगता तो वो अपनी नसें काट लेती है और जमीन पर गिर जाती है।
उसी समय उसका एक स्टूडेंट जो उसको एक किताब देने आया था उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खिड़की से झांकता है और कैस को गंभीर हालत में पाता है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और समय पर पहुंचकर अफसर कैस की जान बचा लेते हैं। उधर मैट को पहले ही रेशल से पता चल चुका था कि रेशल का फोन अब कैस के पास है और उसने उस फोन से अनजान नंबर यानी मैट के दूसरे फोन पर कॉल कर लिया है। इसका मतलब था कि कैस अब सारी सच्चाई जान चुकी है। अब मैट और रेशल घबराहट में घर के अंदर फोन को ढूंढने लगते हैं ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लगे। इसी बीच उन्हें एक परछाई दिखती है, वो कैस की होती है। ये देखकर उनको यकीन हो जाता है कि कैस जिंदा है और वापस आ चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वो कैस को नुकसान पहुंचा पाते, उसका कलीग पीछे से आकर मैट को पकड़ लेता है। मैट को छुड़ाने के लिए रेशल उस कलीग पर हमला करने वाली होती है कि तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। रेशल कलीग पर हमला करती है लेकिन वो खुद को बचाने के लिए मैट को छोड़ देता है। अब रेशल कैस पर हमला करने बढ़ती है लेकिन ठीक उसी वक्त कैस का एक स्टूडेंट वहां पर पहुंचकर उसको बचा लेता है। इसके तुरंत बाद पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है। कैस और उसका कलीग अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी जान बच जाती है। वहीं मैट और रेशल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कैस अपने कलीग से बातें कर रही होती है। वो बताती है कि जेल में रहने के दौरान मैट की मानसिक हालत बेहद खराब हो गई थी और उसी हालत में उसकी मौत हो गई। वहीं रेशल ने कोर्ट में अपने सारे गुनाह स्वीकार कर लिए हैं, जिसके चलते उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यहाँ पर कैस एक और बड़ा सच सामने लाती है। असल में वो पागल नहीं थी, मैट ही उसे मानसिक रूप से कमजोर और अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे नशे की दवाइयां देता था और आसपास ऐसी घटनाएं करवाता था जिससे वो भ्रमित और पागल लगे। दरअसल मैट और रेशल का अफेयर बहुत पुराना था। वो दोनों कैस को मारकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। जब उनकी कलीग को इस योजना की भनक लगी तो उन्होंने उसको रास्ते से हटा दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। लेकिन कैस पहले से ही इन दोनों की मंशा पर शक कर रही थी। उसने अपने घर में एक स्पाई कैमरा लगा रखा था जिससे वो हर वक्त मैट की गतिविधियों पर नजर रखती थी। वो पहले से ही पुलिस को सब कुछ बता चुकी थी और उनकी मदद से एक जाल बिछाया गया ताकि मैट और रेशल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। इस प्लान में उसका स्टूडेंट और कलीग भी शामिल थे जिन्होंने एंड में उसकी जान बचाई। जब ये पूरी कहानी एलेक्स सुनाता है तो वो कैस की बहादुरी से हैरान रह जाता है। हालांकि कैस की आंखों में खुशी नहीं थी, वो रेशल और मैट को याद कर रही कि कभी ये दोनों उसके जीवन का अहम हिस्सा थे, उसके सुख दुख के साथ ही थे, लेकिन अब वो लोग सजा भुगत रहे थे। कैश के मन में कोई संतोष नहीं था बल्कि एक खालीपन था, जिस खालीपन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वैली कहानी हमको सिखाती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, एक ना एक दिन सामने जरूर आ जाती है। कैस की हिम्मत और सूझबूझ ने न सिर्फ उसको बचाया बल्कि गुनहगारों को उनकी सजा भी दिलाई। वेल इसी जबरदस्त एंडिंग के साथ आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।